बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को। आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री का। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले बच्चों, आपको समझाने के लिए मैंने कुछ आपको एक न्यू स्लाइड से आइडिया दिया है, जिसमें आपको ये बताया है कि जो आयोडीन होती है वो एक्ट करती है एज आ सल्यूट। सल्यूट हमेशा वो चीज़ होती है जो कि सॉलिड फॉर्म में हो और जिसकी अमाउंट थोड़ी हो, उसको हम सल्यूट कहते हैं। और आयोडीन जो है वो सल्यूट के तौर पर एक्ट करेगी। और सल्यूट हमेशा, ये जो आयोडीन होगी जब वो सल्यूट के तौर पर एक्ट करती है, तो उसकी सॉलिबिलिटी हमेशा बच्चों हम दो सॉल्वेंट में चेक करेंगे। एक सॉल्वेंट ऐसा होगा जो कि पोलर नेचर का होगा, जबकि सेकंड वन सॉल्वेंट है वो दैट इज नोन एज ईथर। और ईथर के बारे में याद रखिएगा कि ये एक ऑर्गेनिक लिक्विड है और ईथर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट भी है। इट मीन ईथर नॉन पोलर सॉल्वेंट भी है, उसके साथ साथ एक ये ऑर्गेनिक लिक्विड भी है। वाटर जो है वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट होता है। तो अब आयोडीन की नेचर इट सेल्फ क्या है? आयोडीन बेशक सोल्यूट है लेकिन इसकी नेचर एज अ नॉन पोलर है। तो बच्चों, आपने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है लाइक डिजॉल्व लाइक का, जो कि ये कहती है कि जो चीज जैसी हो वो अपने जैसे में डिजॉल्व होती है। तो आयोडीन की नेचर अगर नॉन पोलर है तो इसकी सॉलिबिलिटी भी हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हम देखेंगे कि उसके अंदर की सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इट मीन अगर आयोडीन को ऐसा मौका मिले जिसमें इसकी सॉलिबिलिटी इन दोनों सॉल्वेंट में एट अ टाइम हो, तो सॉल्वेंट में जब इसका सोल्यूशन बनेगा तो आयोडीन के पास ज्यादा टेंडेंसी है कि वो वाटर की लेयर को छोड़ के किस में चला जाए, ईथर की लेयर में। क्योंकि ईथर जो है वो इटसेल्फ एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और आयोडीन भी एक नॉन पोलर सोल्यूट है। तो नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा एज कंपेयर टू वाटर। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको बताया गया है कि आयोडीन जो है यहाँ पे फर्स्ट करेंगे इससे ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, या वैसे आपको एक्सपेरिमेंट से क्लियर किया है कि आयोडीन को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है। और ये जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं सेपरेशन के लिए किसी भी सल्यूट को, तो ये कहलाती है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम स्टॉपर कहते हैं, और ये जो साइड पर इसकी बार होती है जिससे आप ये खोल के इस लिक्विड को यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज अ सेपरेटिंग फनल। अब हम आते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन की तरफ। ये बच्चों सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई सल्यूट है, ठीक है, हम फर्ज करते हैं कि आपके पास कोई ऐसा सल्यूट है, जैसे यहाँ इस डायग्राम में मैंने बनाया है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपने दो सॉल्वेंट ऐड किए, वन इज वाटर एंड एन अदर इज अदर सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब आप देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को के पास आपको दो सॉल्वेंट आप दे रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की टेंडेंसी उस सॉल्वेंट में बढ़ जाएगी जिसमें वो खुद नॉन पोलर नेचर का होगा। तो यहाँ भी ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक अ सल्यूट कैन बी सेपरेटेड, कि हम उस सल्यूट को अलग कर सकते हैं सोल्यूशन में से। यानी जब भी आपको पता है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलते हैं तो इनसे क्या बनता है, हमेशा सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो इस सोल्यूट को हम सेपरेट कर सकते हैं सोल्यूशन में से। कैसे सेपरेट कर सकते हैं जी? कि जब आप कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड करेंगे सोल्यूशन में जिसमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉलिबिलिटी उस सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, तो वो कंपाउंड आपका एक सॉल्वेंट को छोड़ के दूसरे सॉल्वेंट में ऐड होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको वेपोरेट करें और वेपोरेट करके अपना जो डिजायर्ड सोल्यूट है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि अगर एक सोल्यूट है आपके पास, उसको आपने अलग करना है सोल्यूशन में से, तो आप क्या करेंगे कि आप शेक करेंगे। शेक का मीन है कि आप उसको हिलाएंगे अच्छी तरह सोल्यूशन के साथ किसी दूसरे सॉल्वेंट में। यानी ये आपका कौन सा है जी? सेकंड सॉल्वेंट है, जिसमें इस सल्यूट की, यानी जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी सॉलिबिलिटी इस वाले सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा होगी। और जैसे ही आप ये सेकंड सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, इस सेकंड सॉल्वेंट को इस सोल्यूशन के अंदर जाके मिक्स अप नहीं होना चाहिए। ये बच्चों आपके पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि जब आप दो सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नोट किया होगा कि जब भी आप पानी के अंदर ऑयल ऐड करते हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के अंदर बाहम मिक्सिबल नहीं होते, यानी वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, वो हमेशा लेयर फॉर्म करते हैं। तो हम यही कहते हैं कि जब भी आप दो सॉल्वेंट को ऐड करें तो दोनों सॉल्वेंट को एक दूसरे के अंदर मिक्स अप नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको लेयर बनानी चाहिए। तो ऐसे ही
कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट के जरिए आप अपने डिजायर्ड सोल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं, और ये टेक्निक आपकी क्या कहलाती है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहलाती है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे भी आपको आयोडीन की मिसाल क्यों बताई गई है कि आयोडीन, अगर आप फर्स्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं ले रहे, आप कोई आयोडीन ही ले रहे हैं। आयोडीन आपका क्या है? एक नॉन पोलर सोल्यूट है, इसको वाटर भी मिलता है और कोई दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी मिलता है। जब आप उसमें ये दोनों चीजें ऐड करेंगे तो आयोडीन की सॉलिबिलिटी वाटर को छोड़ के किस में बढ़ जाएगी? किसी सेकंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको हम ईथर का नाम दे रहे हैं उसके अंदर बढ़ जाती है। तो ये आयोडीन क्या करेगी कि वो वाटर की लेयर को छोड़ के सेकंड सॉल्वेंट जो आपकी ईथर वाली लेयर होगी उसमें चली जाएगी। उसके बाद आप इसको अलहदा करेंगे थ्रू सेपरेटिंग फनल। तो ये आपके पास सेपरेटिंग फनल है। ये सेपरेटिंग फनल जो है वो शीशे की ये डिवाइस होती है जिसके अंदर अगर आप आयोडीन को ऐड करेंगे तो आयोडीन का कलर जो है वो ब्राउन होता है, और जब आप उसमें कोई और सेकंड लिक्विड, सेकंड लेयर जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज ईथर, उसको आपने ऐड किया, तो ईथर जो है वाटर के साथ वो कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, वो हमेशा क्या बनाएगा? लेयर बनाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसकी क्या बन चुकी है? लेयर बन चुकी है। टू लेयर्स आपको नजर आ रही है, एक आपकी कलरलेस है और दूसरी जो है वो आपकी एक्वस लेयर है। तो आयोडीन आपकी इसके अंदर मौजूद है, तो जैसे ही आप ऑर्गेनिक लिक्विड ऐड करेंगे तो ये फौरन से जब आप इसको शेक करेंगे, शेक करने के बाद ये इसको छोड़ के आयोडीन किस में जाना शुरू हो जाएगी? ऑर्गेनिक लेयर के अंदर। तो कहते हैं ये पूरा एक्सपेरिमेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है? थ्रू आ सेपरेटिंग फनल। और फनल की आपको मैंने बताया था कि इसको हम स्टॉपर करते हैं और इसमें टू लिक्विड, दो लिक्विड हमने ऐड किए हैं, दैट इज वाटर एंड अदर इज नोन एज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड, या आप ईथर भी डाल सकते हैं, दोनों जो है वो ऑर्गेनिक लिक्विड है। तो जब आपने शेक वेल किया बच्चों, तो शेक करने के बाद अच्छी तरह जो इसका आयोडीन का आपके पास यहाँ पे ब्राउन कलर था, शेक करने के बाद ये दोनों लेयर्स अगेन सेपरेट होंगी। और यहाँ देखें कि आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो डोमिनेट कर जाएगा, जिससे पता ही चलता है कि आयोडीन ने अपनी फर्स्ट लेयर जो एक्वस लेयर थी इसको छोड़ दिया है, क्योंकि आयोडीन नॉन पोलर नेचर की है तो उसकी सॉलिबिलिटी किसके अंदर ज्यादा होगी? आपका जो ऑर्गेनिक नॉन पोलर नेचर का जो सॉल्वेंट है उसके अंदर ज्यादा होगी। तो इसी वजह से आयोडीन का इट सेल्फ कलर पर्पल होता है, तो वहां जाके वो अपना पर्पल कलर शो करेगी। तो अब हम इसको प्रॉपर जो है वो बच्चों अंडरस्टैंड करते हैं। पहले आपको मैं डेफिनेशन का बता दूं कि आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की ये प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको आपने तैयार करना है कि जिसके अकॉर्डिंग क्या था, आपने क्या पढ़ा कि एक सोल्यूट है, यानी सोल्यूट आपके पास एक ही है दैट इज आयोडीन। उसकी सॉलिबिलिटी आपने दो सॉल्वेंट में डाल के चेक करनी है। फिर आपने ये देखना है कि इस आयोडीन के सोल्यूट को आप अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? कि थ्रू सेपरेटिंग फनल की टेक्निक के जरिए आप इसको अलग करेंगे और इसमें आप दो सॉल्वेंट ऐड करेंगे। इन दोनों सॉल्वेंट को एक दूसरे के अंदर मिक्सअप नहीं होना चाहिए, और इस सोल्यूट की सॉलिबिलिटी नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा होगी, जिसके नतीजे में आपकी जो आयोडीन हो जाएगी वो उसमें जाके डिजोल्व हो जाएगी, और उसके बाद आप उस लेयर को सेपरेट करेंगे और उसके बाद एवेपोरेशन के जरिए आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब हम ये कहते हैं कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है बच्चों, ये डिपेंड करता है एक लॉ पे जिसका नेम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या जिसको हम कहते हैं पार्टीशन लॉ। यानी इसके दो नाम है। अगर पेपर में आपको डेफिनेशन आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन अलग से तैयार करनी है, और ये जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन है। तो ये जो लॉ था बच्चों फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया, जिस साइंटिस्ट ने, उनका नेम था नर्नेस। इन्होंने फर्स्ट टाइम इस लॉ को दिया और उन्होंने बताया कि ये जो लॉ है ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ का भी नाम देते हैं। अब यहाँ देखें कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक सल्यूट है। अभी हमने एग्जांपल ली थी ना इस सल्यूट की, जिसमें आयोडीन को हमने देखा था। हमने कहा कि एक सल्यूट अगर हमारे पास है तो उसकी सॉलिबिलिटी हम एट अ टाइम दो सॉल्वेंट में देखते हैं। एक सॉल्वेंट आपका वन कहलाएगा, सेकंड सॉल्वेंट हमारा कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, या आपका फर्स्ट वन सॉल्वेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं दैट इज एक्वा सॉल्वेंट, और एक्वा का मीन हमेशा वाटर होता है। तो आप ये देखेंगे कि अगर आपका सोल्यूट जो है वो नॉन पोलर नेचर का है तो उसकी सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर कम होगी, जबकि उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा किसके अंदर होगी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर होगी। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि जो आपका सोल्यूट है उसकी सॉलिबिलिटी एक सॉल्वेंट में लेस सॉल्युबल होगा और दूसरे सॉल्वेंट के अंदर वो क्या होगा जी? मोर सॉल्युबल होगा।
तो ये लॉ ये कहता है कि जब भी आप किसी भी सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं दो सॉल्वेंट में, यानी एक ही सोल्यूट है उसको आपने डिसॉल्व किया ऐसे दो सॉल्वेंट में जो अपने आप एक दूसरे में हल नहीं है। जैसे आपने बच्चों इसी एग्जांपल के अंदर यहाँ देखा था कि यहाँ पे आपको इन दोनों के अंदर, यानी एक पानी की लेयर है और दूसरी जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर है, तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या जो पार्टीशन लॉ है वो ये कह रहा है कि जो आपके दोनों सॉल्वेंट हैं उनके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनको मिक्स अप नहीं होना चाहिए, यानी वो इमिसिबल हो, इनसॉल्युबल सॉल्वेंट हो जो कि एक दूसरे के साथ लेयर बना लें। तो ऐसे दो सॉल्वेंट आपने लेने हैं और आपने अपना सोल्यूट उसके अंदर ऐड कर देना है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो सोल्यूट है ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी ये वाला जो सोल्यूट है वो अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन दोनों सॉल्वेंट के दरमियान में कि ये इक्वली इसकी कंसंट्रेशन जो है वो उसमें जाती है, यानी इसकी जो सोल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन है इन दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम पे हमेशा इसकी रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एडेड, कि आप जितना मर्जी सोल्यूट ऐड कर लें इस सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर ये लॉ डिपेंड नहीं करता है, यानी ये जो सोल्यूट है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी अमाउंट पर या इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो वो भी हम आगे चल के देखेंगे कि अगर इस पर डिपेंड नहीं करती तो फिर वो किस पर डिपेंड करती है। यानी आसान लफ्जों में बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी कोई सोल्यूट होता है तो उसको दो ऐसे सॉल्वेंट मिलते हैं जो एक दूसरे के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये सोल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कांस्टेंट रेशियो में इन दोनों सॉल्वेंट्स के दरमियान पर, और इसकी अमाउंट जो है वो या जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो अब हम इस बात को क्लियर करते हैं थ्रू आयोडीन एक्सट्रैक्शन बाय ईथर एक्सट्रैक्शन। वो ये हम इसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे एट द एंड। तो सबसे पहले आप यह देखें कि फर्स्ट क्या आप लैब में कोई कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपने लैब में तैयार किया है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम देते हैं किसका, सोल्यूट का। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लैब में क्या किया, सिंथेसाइज किया। अब हुआ क्या कि जैसे ही आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया तो फर्ज करें कि इसकी सिंथेसिस आपके एक्वस मीडियम में थी, यानी यहाँ पे आपका ये जो रेड कलर की लेयर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसको आपने क्या किया हुआ है, तैयार किया है किसके अंदर, एक्वस मीडियम में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका सिंथेसाइज हुआ था। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं कि ये आपने इसको ऐड किया एक सेपरेटिंग फनल में, और सेपरेटिंग फनल में आपने क्या किया, एक और सेकंड लिक्विड ऐड कर दिया। अब ये सेकंड लिक्विड जैसे ही आप ऐड करते हैं, अब चूंकि आपका कंपाउंड क्या है, जो आपका सोल्यूट है उसकी नेचर क्या है, ऑर्गेनिक है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा बच्चों नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो है वो उसकी सॉलिबिलिटी फिर वाटर में जाने के बजाय उसकी सॉलिबिलिटी किस में इंक्रीज हो जाएगी, दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक सोल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तेजी से हल होगा, और जब आप इसको शेक करेंगे तो फिर आप सेपरेटिंग फनल के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप फर्दर देखें तो हम ये कहते हैं कि ये लॉ आपका बेस करता है ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे। तो इसके लिए उसने एग्जांपल ली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन की, कि हम अभी आपको ये बात बार बार बता रही हूँ कि हम आयोडीन की डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं बिटवीन टू इमिसिबल यानी दो ना हल होने वाले सॉल्वेंट में। पहला आपका सॉल्वेंट ये है जी कि वाटर जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड है। यहाँ देखें कि आपने पढ़ा हुआ है पोटाशियम आयोडाइड बच्चों एक साल्ट होता है, ठीक है। जैसे नमक NaCl एक साल्ट है, इन द सेम वे पोटाशियम आयोडाइड भी एक साल्ट है। जब इस पोटाशियम आयोडाइड के साल्ट में आप वाटर ऐड करते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है कि लॉ या रूल क्या कहलाता है कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जब वो वाटर में जाते हैं तो वो हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अपने आइंस में। अगर पोटाशियम आयोडाइड होगा तो वो वाटर में जाने पे पोटाशियम आइन एज वेल एज आयोडाइड आइन के अंदर सेपरेट होगा। इट मीन इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंपल पोटाशियम आयोडाइड है, जब वो वाटर में गया तो इसे क्या बनेगा, पोटाशियम आइन एज वेल एज आयोडाइड आइन। और अब ये जो मैंने पूरा बॉक्स में करके लिखा है ये आपकी लेयर कहलाएगी एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ देखें कि ये आपकी एक्वस सोल्यूशन बना है, कौन सा, वाटर का। वाटर के अंदर अब क्या प्रेजेंट है, आपका पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन प्रेजेंट है, और ये किस में कन्वर्ट हुआ हुआ है, पोटाशियम आइन एज वेल एज आयोडाइड आइन में। और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये आपके पास इसकी कौन सी लेयर बनेगी, वाटर जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड है। एक आपके पास ये सॉल्वेंट की लेयर होगी। सेकंड आप इसके अंदर क्या करेंगे कि आप इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्वेंट भी ऐड करेंगे। लेकिन पहले हम इसको देखते हैं
कि आपने वाटर में दो चीजें ऐड करनी है। फर्स्ट वन आपने क्या ऐड किया कि पानी के अंदर आपने पोटाशियम आयोडाइड ऐड किया। जब पोटाशियम आयोडाइड ऐड किया तो उसने क्या बनाया बच्चों, पोटाशियम आइन एज वेल एज आयोडाइड आइन। अब आपका जो सल्यूट था, सल्यूट बच्चों यहाँ पे क्या है, आपकी आयोडीन आपका सल्यूट है, इसको आपने अलहदा करना है, इसको आपने निकालना है सोल्यूशन में से। तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इसी एक्वस लेयर के अंदर आप अपनी आयोडीन भी ऐड कर देंगे। अब आयोडीन क्या करेगी, इस पोटाशियम आयन के साथ तो रिएक्ट नहीं कर सकती, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, आई नेगेटिव आयन यहाँ से वाला पार्ट ले लेगी। जी, तो स्टूडेंट्स हम क्या बात कर रहे थे कि जो भी आपके पास सॉल्वेंट वन क्या चीज है, सॉल्वेंट वन में बच्चों पानी प्लस पोटाशियम आयोडाइड आपने ऐड किया हुआ था, वो पोटाशियम आयन और आयोडाइड आयन में कन्वर्ट था। और यहाँ पे जब आपने सल्यूट, अपना सल्यूट कौन सा है बच्चों, आयोडीन है, जैसे ये आपने इस आयोडीन को ऐड किया तो आयोडीन ने इस पोटाशियम आयन को कुछ नहीं कहना है, इसने इसमें से आयोडाइड आयन, आई नेगेटिव आयन वाले पार्ट को ले लेना है और लेके इसके साथ रिएक्ट करके सल्यूट ने क्या बना लेना है, I3 नेगेटिव आयन। अब I3 नेगेटिव आयन का नेम क्या है जी, ट्राई आयोडाइडाइन। और आयोडीन की सॉलिबिलिटी अब ये किसके अंदर है, आपकी एक्वस लेयर की पार्ट में। इसी डायग्राम को अगर आप यहाँ देखें तो ये बच्चों एक्वस लेयर है आपकी। एक्वस लेयर के अंदर अब दो चीजें प्रेजेंट है, वन इज पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन और उसके साथ साथ आयोडाइड आइन है। इन दोनों ने मिलकर बच्चों क्या बनाया, I3 नेगेटिव आइन बना लिया। अब ये I3 नेगेटिव आइन आपका बन चुका है। अब हम ये कहते हैं कि आयोडीन जो ऐसा सोल्यूट है ये क्या है, ये आपके पास एक नॉन पोलर सोल्यूट होता है, ये भी आपको बताया था। तो नॉन पोलर सोल्यूट जो है वो वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होते हैं। तो वो क्यों लेस सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। तो आयोडीन की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर लो होने की रीजन क्या है कि आयोडीन जो है वो एक नॉन पोलर सोल्यूट है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम होगी। इसके मुकाबले में अगर आप कोई सेकंड सॉल्वेंट, यहाँ सेकंड सॉल्वेंट बच्चों हमने क्या लिया हुआ है, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब आप यहाँ देखें कि जब आपने एक्वस लेयर की बनाई थी, ये एक्वस लेयर है तो इसका कलर क्या हो गया था, ब्राउन हो गया था, यानी इसका ये ब्राउन सा कलर होता है। तो जैसे ही आप इसमें कोई सेकंड सॉल्वेंट ऐड करते हैं जो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, और इस केस में आप क्या ले रहे हैं, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे ही आप इसमें ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा कि ये जो सोल्यूट है हमारा, वो क्या करेगा, I3 नेगेटिव आयन का, वो इसको छोड़ेगा इस फर्स्ट लेयर को, और इसकी मैक्सिमम अमाउंट किस में जाना शुरू हो जाएगी, आपकी सेकंड ऑर्गेनिक लेयर के अंदर, और यहाँ पे ये चला जाएगा। और जब आप इसको शेक वेल करते हैं तो इसकी मैक्सिमम अमाउंट आपकी, कुछ अमाउंट इसमें चली जाती है और कुछ अमाउंट आपकी इसके अंदर रह जाती है। तो इस तरह से आपकी ये दो लेयर्स बच्चों यहाँ पे फॉर्म होंगी। और जब आप इसको शेक वेल कर लेते हैं तो अब यहाँ देखें कि इसका ये पर्पल कलर जो है वो आपका डोमिनेट करता है। तो जब आप इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम पर देखते हैं तो हमने क्या देखा था कि आपकी जो आयोडीन थी, जो कि किस में सॉल्युबल हो जाएगी मैक्सिमम, जब आपने सेकंड सॉल्वेंट ऐड किया था तो वो आयोडीन जो है वो आपकी कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल है। और ये जो है वो आयोडाइड नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके I3 नेगेटिव आयन बनाती है। तो अब इस पॉइंट पर, यानी किस पॉइंट पर, कि अगर आप यहाँ देखें इस वाली डायग्राम में, तो हम ये कहते हैं कि जितनी आयोडीन आपकी पास होगी फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड से टू वाटर में, कि अब कुछ अमाउंट ये तो नहीं होगा कि सारी इसमें चली जाएगी, कुछ अमाउंट आपकी वाटर से कार्बन टेट्राक्लोराइड में आएगी और कुछ अमाउंट आपकी कार्बन टेट्राक्लोराइड से वापस वाटर के अंदर चली जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इन दोनों आयोडीन की ट्रेवल करने की रेशियो इन दोनों लेयर में इक्वल हो जाएगी, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने नोट किया कि जैसे ही आपने इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड किया था तो कुछ आयोडीन इस लेयर को छोड़ के इसमें चली जाएगी। तो जितनी अमाउंट ऑफ आयोडीन जो कि ट्रेवल करती है फ्रॉम एक्वस लेयर टू ऑर्गेनिक लेयर, और वो आयोडीन जो ऑर्गेनिक लेयर से एक्वस लेयर में आती है,
जब ये दोनों रेशियो एक दूसरे के कांस्टेंट हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो वो पॉइंट हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो इसके बाद अगर आप मजीद ऐड करते हैं, यानी इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे, यानी जितनी अमाउंट इधर जा रही है और जितनी अमाउंट वापस इसके अंदर आ रही है, यहाँ तक तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर आप इसके बाद इस रेशियो को मजीद डिस्टर्ब करते हैं, कैसे डिस्टर्ब करते हैं कि आप इसी सोल्यूशन के अंदर आप मजीद अपना एक और पॉइंट, यानी जो आपकी कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली सॉल्वेंट है, अब वो आप बढ़ा दें। अब क्या होगा कि जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की मजीद अमाउंट ऐड करेंगे, तो बच्चों आपको पता है कि आयोडीन की नेचर क्या है या डाइडाइन की नेचर क्या है, वो ज्यादा नॉन पोलर है। तो जैसे ही उसको मिलेगी, पहले तो इक्वल थी तो फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जब आपने मजीद इसकी अमाउंट ऐड कर दी है, तो फिर अब आयोडाइड की जो I3 नेगेटिव आयन है वो अपनी एक्वस लेयर को कम्प्लीटली छोड़ के किसमें चली जाएगी, ऑर्गेनिक लेयर के अंदर। और जब आप इसको शेक वेल करते हैं, तो फिर इसका पर्पल कलर, ये बिल्कुल आप यहाँ देखेंगे, ये फाइनल इसकी स्टेज है जहां पे आपको ये पर्पल कलर जो है वो इसका डोमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप मजीद ऐड करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्वस लेयर में, तो आयोडीन जो है वो ट्रांसफर होगी कहाँ से, यानी एक्वस लेयर से किसके अंदर, ऑर्गेनिक लेयर में। एज ए रिजल्ट दी ब्राउन कलर, यानी पहले आपने देखा था कि इसका ब्राउन कलर था ट्राई आयोडाइन का, वो फेड हो जाएगा। फेड का मीन होता है लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और जो पर्पल कलर है फ्री आयोडीन का, वो क्या होगा, अपीयर होना शुरू हो जाएगा किसके अंदर, ऑर्गेनिक फेज में। अब वो कहते हैं कि जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो हमेशा ये जो सेपरेटिंग फनल होती है बच्चों, इसको अच्छी तरह जेंटली शेकन किया जाता है, ताकि इन दोनों लेयर के एक दूसरे के साथ मिलने के चांसेस भी क्या हो जाएं, इंक्रीज हो जाएं, और आयोडीन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में किस में चली जाए, आपकी ऑर्गेनिक लेयर के अंदर ट्रांसफर हो जाए। अब ये कहते हैं कि जितनी मर्जी आप आयोडीन ऐड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रेशियो होगी फाइनल कंसंट्रेशन की इक्विलिब्रियम पर, वो हमेशा कांस्टेंट होगी। इट मीन इसको हम फिर क्या नाम देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का, यानी वो आयोडीन के अमाउंट जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में है टू द अमाउंट ऑफ ट्राई आयोडाइन इन एक्वस लेयर में, ये जब दोनों अमाउंट एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, तो ये अमाउंट, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। और ये पॉइंट कभी भी डिपेंड नहीं करता सल्यूट की कंसंट्रेशन पर। ये आपको स्टार्ट में बताया था इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन में, जो आपने यहाँ देखा था। यहाँ देखें कि इस लॉ ने हमें क्या कहा था कि जो सल्यूट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दो सॉल्वेंट्स के दरमियान में होंगी जो इमिसिबल हैं, लेकिन ये अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इसकी रेशियो इन दोनों सॉल्वेंट के दरमियान में हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सेकंड, ये जो लॉ है या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सल्यूट की, वो इस सल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इट मीन अगर ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो फिर ये किस पर डिपेंड करती है, तो बच्चों ये डिपेंड करती है ऑन दी नेचर ऑफ सल्यूट। ये किस पर डिपेंड करती है, सल्यूट की नेचर पे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की नेचर पे। तो बच्चों ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की, ये आपने एज इट इज जैसे मैंने यहाँ लिखी है, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है और यही आपने तैयार करनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है, कि ये रेशियो होती है कंसंट्रेशन की सल्यूट की। सल्यूट आपका आयोडीन था जो कि टू इमिसिबल सॉल्वेंट में या टू इमिसिबल लिक्विड में डिजोल्व हुआ हुआ है इक्विलिब्रियम पर, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं। इसको आप के डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों अब जो है वो आप इसका एक्सपेरिमेंट देखें थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से हम आयोडीन की एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो आयोडीन जो है यहाँ पे आप अगर नोट डाउन करें, तो आयोडीन को यहाँ पे हमने वाटर में डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपने इसको वाटर में डिजोल्व किया, तो इसका कलर क्या हो गया था, ब्राउन। अब ये देखिए बच्चों, ये सेपरेटिंग फनल में इसने जो आयोडीन वाटर में डिजोल्व थी उसको उसने ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद इसने इसको सेपरेटिंग फनल में स्टॉपर लगा के इसको यहाँ पे रख दिया है। अब इसके बाद इसने एक ऑर्गेनिक लिक्विड लिया है आपका, और ऑर्गेनिक लिक्विड लेके इसके अंदर इसने इसको ऐड किया है, ठीक है। ये आपके पास ऑर्गेनिक लिक्विड है, आप इसको यहाँ देखिएगा कि इसकी प्रॉपर ये दोनों सॉल्वेंट, यानी जो वाटर वाला है और जो ऑर्गेनिक लिक्विड है, ये एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। तो यहाँ देखें ये प्रॉपर इसकी लेयर बन गई है बच्चों, ये आप इस डायग्राम में वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि प्रॉपर आपको इन दोनों के दरमियान में ये लेयर नजर आ रही है। तो जैसे ही आप इसको शेक करेंगे, तो शेक इनको अच्छी तरह से किया जाएगा। और ये देखें ये शेक इसको प्रॉपर कर रहे हैं, और शेक करने का रूल ये होता है कि इसको हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं, ताकि इसके फटने के चांसेस नहीं होते, सेपरेटिंग फनल वरना टूट जाती हैं। तो ये इसको ऐसे करके शेक किया जाता है, ठीक है। और शेक करने के बाद
ये देखिए इसका कलर ब्राउन से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज हो रहा है, और जब आप इसको थोड़ी देर के लिए मजीद रखेंगे, अब ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, यानी से अच्छी तरह इसको शेक किया। अब ये आयोडीन का पर्पल कलर जो है वो हो गया है, ये मिक्सिंग से पहले था और ये मिक्सिंग के बाद होगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि जब आपका प्रोसेस यहाँ तो कंप्लीट हो जाता है तो आप इस नॉब को घुमाते हैं, और ये जो नीचे वाली लेयर थी आपकी एक्वस लेयर थी, इसको फिर आप नॉब घुमा के अलहदा बीकर में सेपरेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी ऑर्गेनिक लेयर को सेपरेट कर लेते हैं, और फिर उस ऑर्गेनिक लिक्विड में आपका चूंकि आयोडीन आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है, आप रूम टेम्परेचर पर रख दें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो फौरन से वेपोरेट हो जाते हैं, या अगर आप हीट करना चाहें तो वेपोरेट कर लें इसको वाटर बाथ में रख के। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो आपका सॉल्वेंट वेपोरेट हो जाएगा और पीछे आपकी प्योर फॉर्म में जो है वो आयोडीन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।